नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। जी हां, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि साइबर क्राइम से हो जाइए सावधान। जहां नोटबंदी के बाद सरकार लगातार कह रही है कि आप कैशलेस हो जाइए, कैशलेस ट्रांजैक्शन पर जोर दिया जा रहा है ताकि काले धन पर रोक लग सके और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो सकें। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि साइबर क्राइम के जरिए इस कैशलेस तरीके का ट्रांजैक्शन का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स को की क्लोनिंग हो सकती है और आपको चूना लग सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर कुछ एहतियात बरते जाएं तो आप इससे बच सकते हैं। और अगर इसके शिकार होते हैं तो क्या इससे लड़ने के लिए हमारे देश में कानून है, क्या ताकत है कानूनी आपके पास, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नीरज अरोड़ा, साइबर लॉ के एक्सपर्ट, और कर्णिका सेठ हमारे साथ जुड़ रही हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट। इन ये दोनों ही हमें बताएंगे कि किस तरह के एक तो साइबर क्राइम होते हैं और इससे बचने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, क्या लॉज हमारे देश में हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि साइबर क्राइम किस तरह से हमारे देश में अपनी जगह बना रहा है। नोटबंदी के बाद देश में बढ़ रहे कैशलेस लेन देन पर साइबर हमले का खतरा हो गया है और माइक्रो एटीएम और पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें सबसे आसान तरीके से निशाना बनाए जा रहे हैं। इनसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स का डेटा आसानी से चोरी हो सकता है और ये चेतावनी देश की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT ने दी है। एजेंसी ने चेताया है कि चोर एक छोटे से चिप से किसी का भी पासवर्ड जान सकता है। देश की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT ने बताया है कि कोई डाटा चोर स्वाइप मशीन में एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे स्कीमर मशीन यानी कार्ड रीडर को लगातार डेबिट और क्रेडिट कार्ड का गोपनीय नंबर और पासवर्ड जान सकता है। गत अक्टूबर महीने में विभिन्न बैंकों के 32 लाख कार्ड्स का डाटा चोरी होने का मामला सामने आया था। हैकर्स ने उसके जरिए करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए भी चुरा लिए थे। माइक्रो एटीएम GPRS के जरिए बैंकों के सर्वर से जुड़े होते हैं। ऐसे में हैकर्स आसानी से डाटा चुरा सकते हैं, जबकि POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनों में डाटा इनपुट टेक्स्ट में होता है, यानी पिन समेत कार्ड की जानकारी जस की तस सर्वर में दर्ज होती है। हैकर्स इस डाटा की मदद से किसी के भी पैसे चोरी कर सकते हैं। हैकर्स माइक्रो एटीएम या POS के पास छोटी सी स्कीमर मशीन या कार्ड रीडर लगातार डाटा चोरी कर सकते हैं। हैकर्स डाटा चुराने की फिराक में नकली बैंक अफसर बनकर दुकान की मशीनों पर डिवाइस लगा सकते हैं। साइबर क्राइम की घटना से बचने के लिए सेफ्टी फीचर्स मजबूत और लगातार अपडेट करना जरूरी है। डाटा टेक्स्ट की जगह सांकेतिक भाषा यानी एन्क्रिप्टेड रूप में सर्वर में दर्ज हो ताकि डाटा चोरी हो तो हैकर्स कुछ न कर पाए। ट्रांजैक्शन करते समय ये देखना चाहिए कि कार्ड स्वाइप मशीन में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं जुड़ा हुआ है। मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड की जगह चिप वाले कार्ड का इस्तेमाल करें। उपयोग न होने पर मशीन को लॉग आउट कर देना चाहिए। माइक्रो एटीएम सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस अपडेट रखने की जरूरत है। साथ ही पासवर्ड लगातार बदलते रहने से हैकर्स के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद यानी नोटबंदी के बाद हम सभी का सबसे बड़ा सहारा हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रहा। काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन, चाहे वो बिल पेमेंट को लेकर हो या कोई बहुत ही ज़रूरी पेमेंट को लेकर हो, हम लोगों ने ATM कार्ड्स की जगह क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। लेकिन ये सोचिए, जहां सरकार ये कह रही है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर सभी लोगों को एनकरेज करना है, यानी अब आप अपने ज़्यादा पेमेंट्स कैशलेस करेंगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए करेंगे। लेकिन अगर साइबर क्राइम की वजह से आप फंसते हैं तो आपके पास क्या उपाय हैं और किन बातों का आपको खास तौर पे ख्याल रखना है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे नीरज अरोड़ा और कर्णिका सेठ से। नीरज जी, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्राइम किस तरह के होते हैं। अगर किसी भी शख्स के पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और वो कभी कभार शॉपिंग करता है, कभी कभार कोई पेमेंट करता है, तो क्या कुछ बातों के लिए उसे अब बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होंगे आने वाले समय में? देखिए, मेन टारगेट जो हैकर्स का है, जो आदमी फ्रॉड कर रहा है, उसका टारगेट एक ही है कि आपके अकाउंट से पैसा लेना जी, जिसके लिए वो तरह तरह की टेक्निक यूज कर सकता है। कोई भी वो टेक्निक यूज करेगा, उसे आपका पिन नंबर,
आपकी यूजर आईडी चाहिए और उसको चोरी करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। और अब जो सबसे इजी तरीका इस्तेमाल होता है वो है स्पाईवेयर और मेलवेयर से। स्पाईवेयर और मेलवेयर को आपके कंप्यूटर में भेज दिया, ट्रांसमिट कर दिया, और कई तरीकों से ये ट्रांसमिट हो सकता है, ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू और बाय स्पाइंग सॉफ्टवेयर। और जब एक बार स्पाइंग सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में चला गया या आपके कंप्यूटर में आ गया, तो उसके बाद आप जो भी कार्रवाई करेंगे, जो भी एक्टिविटी उस पर करेंगे, वो उसकी इंफॉर्मेशन हैकर को भेज देता है। तो हैकर आपका घर बिना एक्सेस किए, कोई भी फिजिकल एक्सेस किए बिना, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाती है और उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके वो पैसे को ट्रांसफर कर लेते हैं। इससे बचने के लिए बैंकों ने अभी ओटीपी, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अब ऐसे भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो ओटीपी आपके पास रियल टाइम में आता है, हैकर उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जितनी देर का समय दिया जाता है कि ये ओटीपी कोड जो है वो वैलिड रहेगा, उतने देर में भी हैकर इतने फास्ट हो सकते हैं कि उसे हैक करके और ट्रांजैक्शन कर लें। देखिए, इस तरह के सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं, जिनको अगर आपके मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाए तो उसके बाद जो भी आप पिन नंबर या जो भी एसएमएस आप रिसीव करेंगे, उस एसएमएस को रियल टाइम में आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। जो अकाउंट्स वो वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट के साथ ऐसा ही हुआ और मैंने उस सॉफ्टवेयर को अपने ही मोबाइल पे इंस्टॉल करके देखा, तो उसके बाद जितने भी एसएमएस मुझे आ रहे थे, सारे एसएमएस को मैं अब इंटरनेट पे जो मुझे अकाउंट मिला था उसके अंदर मैं रियल टाइम में देख पा रहा था। ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं, लेकिन ये आपने बोला कि स्पाई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल हो जाए आपके मोबाइल में, मेरा मोबाइल मेरे पास है, लेकिन कैसे ये स्पाई सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल में एंटर कर सकता है? देखिए, इसके कई तरीके हैं। एक वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू एसएमएस के थ्रू आपको वेब लिंक भेज दिया, तब जैसे ही आप वेब लिंक पे क्लिक करेंगे वो स्पाइंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपका स्मार्टफोन है तो उसको ईमेल के थ्रू भी भेजा जा सकता है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो स्पाइंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड होकर आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह के कई तरीके हैं जिसके थ्रू हैकर आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर के अंदर उस स्पाईवेयर को डाल सकते हैं। और ये स्पाईवेयर अभी फ्रीली अवेलेबल हैं, और अगर आप 2000 से 5000 पे पे कर सकते हैं तो आप बड़ा अच्छा स्पाईवेयर इंटरनेट पे बाय कर सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वक्त हमारे कार्यक्रम के जरिए मिल रही हैं, और एक एक बात को ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से ये कह सकते हैं कि आपके मोबाइल में या आपके जो भी आपके सिक्योरिटी जोन है उसमें एंटर कर सकते हैं हैकर्स और जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं। एक अहम चीज़ है करने का आपसे जानना चाहूँगी, क्लोनिंग। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग भी हो जाती है, ये किस तरह से इसे किया जाता है और इसमें बचने का तरीका क्या हो सकता है? जी, कई बार क्या होता है कि हमने देखा है कि स्किमिंग बहुत इजीली हो रही है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड अगर आप कहीं पेमेंट कर रहे हैं तो अगर वो मशीन में सिंगल टाइम स्वाइप हो रहा है या नहीं, वो आपकी नज़रों के सामने हो रहा है या नहीं, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या कोई बिल पे कर रहे हैं तो वो अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं और ये नहीं देखते कि वो कितनी बार स्वाइप किया गया और किस किस मशीन पे लगाया गया। अगर वो किसी स्किमर मशीन पे लग गया तो मतलब वो कार्ड क्लोन हो जाएगा, उसकी आराम से जो पासवर्ड है और जितनी भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो उसमें कॉपी हो जाएगी और डुप्लीकेट कार्ड बन सकता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखें कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो उस टाइम पे हमें ये किस मशीन पे स्वाइप हो रहा है अपने आंखों के सामने उसे होते हुए देखें। जी बिल्कुल, और अमूमन हम लोग ऐसा करते हैं कि बिल पेमेंट के लिए कार्ड दे देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि पिन के लिए हमारे पास जो भी बिल कर रहा है वो लेकर आएगा मशीन। अब एक खबरें हमारे पास अक्सर आती हैं कि एटीएम के जरिए क्लोनिंग हुई, आपने अपना कार्ड स्वाइप किया, कैश विड्रॉ किया और उसके बाद फिर आपके अकाउंट से ताबड़तोड़ विड्रॉवल्स हुए, ये कैसे होता है? ये भी हो जाता है। कई बार क्या है कि कोई डिवाइस लगा दिया जाता है, आप एक बार ही स्वाइप करते हैं, आपका रीड नहीं किया, आपने सोचा कि वो रीड नहीं किया, दोबारा आपने स्वाइप करा। अब वो किस जगह पे एटीएम लगा है, पहली बात है लोकेशन, अगर वो एक जेन्युइन एटीएम है या नहीं वो जानना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी डिजर्टेड जगह पे जहाँ सिंगल एटीएम कोई लग रखा है कभी भी ना यूज करिए, क्योंकि एक तो हिडन वेबकैम्स होते हैं जो कि आपका पासवर्ड और जो भी आप एंटर कर रहे हैं वो भी उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और ना कि मतलब वही सिर्फ नहीं, जो आपका कार्ड भी है उसे भी अंदर
जब वो मशीन के अंदर गया उसमें कोई हिडन डिवाइस होगा जिसका क्लोन हो जाएगा। तो वो एक तरीका है जो फ्रॉडस्टर्स यूज कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कई बारी ये विशिंग अटैक्स और जो स्मिशिंग, विशिंग और फिशिंग, ये 3 हाइब्रिड्स कह सकते हैं। इनमें क्या हो रहा है कि कोई, जैसे आपके पास एक ईमेल आ जाता है और वो ईमेल एक पर्टिकुलर आपको लिंक पे ले जाता है और उस लिंक पे आप गए और उसमें वो आपको कुछ कहेगा कि भी ये आपका जो ऑथेंटिकेशन है आप दोबारा वेरीफाई करिए, अपना पिन नंबर और सीवीवी नंबर कई बार मांग लेते हैं। तो ऐसे मतलब जो फेक ईमेल होते हैं या इनसे बहुत बचना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग जाने अनजाने में वो अपना असली पिन वगैरह दे देते हैं, जिससे कि वो वही इंफॉर्मेशन यूज करके नेट बैंकिंग के जरिए सारे फंड्स साइफन ऑफ हो जाएंगे। हालांकि बैंक्स भी आपको हमेशा ये अलर्ट एसएमएस भेजते हैं कि अपने कोई भी इंफॉर्मेशन कार्ड रिलेटेड आप शेयर ना करें, लेकिन ये एक तरह से ट्रैप है जो आप बता रहे हैं कि लिंक भेजा गया, आपने उसको क्लिक किया और उसके बाद वो लगेगा आपको जैसे ओरिजिनल, जैसे एचडीएफसी है कोई और भी बैंक हो, उसका आपको लगेगा वही प्लेटफॉर्म है और उसी पे वेरिफिकेशन हो रहा है, जबकि वो होगा फेक। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। और एक और चीज मैं बोलूंगी श्रोताओं को, जो सतर्क रहने की जरूरत है कि जब हम नेट बैंकिंग पे जाते हैं तो वो अपना जो बैंक का नाम है वो गूगल पे जाके टाइप कर देते हैं और वो जितने भी इसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें से किसी एक को उनको लगता है कि ये जेन्युइन है, उस पे चले जाएंगे। लेकिन ये वेरीफाई करना जरूरी है कि एक्चुअल एड्रेस क्या है, क्योंकि इतना आसान है एक डोमेन नेम को लेना और एक फिक्टिशियस डोमेन नेम आज की डेट में बनाना। तो ये चीज का ध्यान बहुत जरूरी है कि आप जेन्युइन नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या लॉग इन कर रहे हैं। और अगर आपको ये जानकारी कोई आपसे फोन पे मांग रहा है तो वो एक विशिंग अटैक हो सकता है। कोई एसएमएस के जरिए आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा है अपने नेट बैंकिंग की, तो वो स्मिशिंग अटैक हो सकता है। तो इन चीजों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, स्पेशली इस टाइम पे। जी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए और एटीएम से कैश विड्रॉवल पर आपने बताया कि क्लोनिंग हो सकती है, आपके पासवर्ड हैक हो सकते हैं। नीरज जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम अपने ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं मोबाइल के जरिए, जो कि आजकल इसे सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है, वहाँ पर किन बातों से बचने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हमारे मोबाइल में स्पाई सॉफ्टवेयर एंटर कर सकता है तो जहाँ हम ट्रांजैक्शन करते हैं किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल भी सब कुछ जानकारी चुराई जा सकती है। बिल्कुल, जब हम स्पाईवेयर अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा तो सारी डिटेल, आपका अकाउंट नंबर, पिन नंबर, यूजर पासवर्ड, वो सारा हैकर के पास चला जाएगा। तो उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि सभी बैंकों ने वर्चुअल पासवर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड दिए हुए हैं। तो जब भी हम ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, हम एक्चुअल कीबोर्ड को यूज ना करके वर्चुअल कीबोर्ड को यूज करें। तो वर्चुअल कीबोर्ड के अंदर जब भी वो कीवर्ड्स को कैप्चर करेगा तो वो एक्चुअल आपका जो यूजर आईडी है, एक्चुअल जो आपका पिन नंबर है, उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सेफ रहेगा। दूसरा, पिन नंबर को और यूजर आईडी को आप कभी भी मोबाइल के अंदर सेव करके ना रखें जी, क्योंकि अगर आप मोबाइल में सेव करेंगे और मोबाइल में स्पाईवेयर है तो डेटा ऑलरेडी चोरी करके वहां पे चला जाएगा जी। थर्ड, अगर आपको कभी लगता है कि आपका मोबाइल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, स्लो वर्क कर रहा है, तो उसको टाइम से टाइम फॉर्मेट करते रहें ताकि कोई भी स्पाईवेयर है तो वो स्पाईवेयर वहां से हट जाए। और जो ओटीपी भी आप रिसीव करते हैं, एटलीस्ट आपका जो ओटीपी सिक्योर रहे, क्योंकि अगर आपका ओटीपी सिक्योर है और अगर हैकर को एक्सेस मिल जाता है यूजर आईडी और पासवर्ड का और उसे ओटीपी नहीं मिलता तो तब भी वो आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएगा। यानी कि रिफॉर्मेटिंग अपने मोबाइल फोन का करते रहना चाहिए। और टाइम से टाइम आप उस पासवर्ड को आप चेंज भी करते रहें। अगर आप मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं तो रिफॉर्मेटिंग भी आप करते रहें। एटीएम मशीन को लेकर एक क्वेरी है मेरी कि कहा जाता है कि अगर आप एटीएम मशीन में उल्टा पिन नंबर डालें तो पुलिस या जो संबंधित संस्थाएं यानी बैंक वगैरह को जानकारी मिल जाती है, ये सही है क्या? ये जो है ना, उल्टा नंबर डालने से एक ट्रिगर हो जाता है जो बैंक के सर्वर पे चला जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि बैंक उस पे कब कितनी जल्दी एक्शन लेता है। बैंक की इंसिडेंट रिस्पांस टीम क्या है, वो उस जो
ट्रिगर है जी। वो उसको कैसे डील करती है, जी। ये सारा इन बातों पे निर्भर जी करता है। कर्णिका जी, ये जरूर बताएं हमें कि साइबर लॉज हमारे यहाँ कितने मजबूत हैं, क्योंकि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बेहद गंभीरता से लिया और कहा कि आप एक्सपर्ट्स को इसमें जोड़िए और जानकारी जुटाइए कि कैसे साइबर क्राइम से बचा जाए, क्योंकि बड़े पैमाने में शिकायतें आ रही हैं। क्या कुछ साइबर लॉज हमारे यहाँ हैं? यस, हमारे यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 में बना था जी। और हमारे इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो कि ऑफेंसेस को लेके हैं और हैकिंग से लेके आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट लॉज हैं डेटा थेफ्ट के लिए भी, और जो कॉरपोरेट्स हैं उन लोग को कितना मतलब ध्यान रखना है जो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है। जब हम क्रेडिट कार्ड्स और पिन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में आ जाता है। और हमारे यहाँ ISO 27001 का सर्टिफिकेशन लिया जाता है और ये एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है जो कि रिकग्नाइज्ड है और इससे ये रहता है कि रीजनेबल सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो हैं इन कॉर्पोरेट्स को जो लोग ये कलेक्ट करते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। और अगर कोई लीकेज हो जाती है, सपोजिंगली कोई डेटा चोरी हो जाता है या लीक हो जाता है तो उसकी लाइबिलिटी है कॉर्पोरेट्स पे अगर वो नेग्लिजेंट हैं तो ये चीज का ध्यान रखना होगा कि IT एक्ट है। हैकिंग के अगेंस्ट भी हमारे यहाँ लॉज हैं। सेक्शन 66 है जिसमें कि आप देखेंगे 3 साल तक की सजा है उसमें और फाइन भी है। और जहाँ तक ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ पर ये सेक्शन 66 और 43 जरूर लगता है जहाँ पर कोई डेटा चोरी की बात होती है। और भी सेक्शंस हैं जैसे ऑब्ससेनिटी के लिए है सेक्शन 67 है और उसमें काफी स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट है और भी मतलब इसमें सेक्शंस हैं, कानून है। लेकिन वही है कि इम्प्लीमेंटेशन हम कितनी जल्दी उस पर कर पाएं ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारी जो पुलिस फोर्स है, हमारी जुडिशरी है, उनमें कांस्टेंट ट्रेनिंग्स हो रहे हैं और हम उसमें यही ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि किस तरीके से ये क्राइम को आप मोडस ऑपरेंडी समझ के उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रिवेंशन अगर सपोजिंगली क्राइम हो गया तो उसमें इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ कैसे रहेगा, तो डिजिटल एविडेंस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी, बैंक्स कितना मदद करते हैं अगर एक कोई भी कंज्यूमर है और उसके साथ ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन शिकार हुए वो साइबर क्राइम के, तो बैंक्स किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो गैप है सबसे ज़्यादा वो गैप ये है कि हमारे यहाँ कोई कोऑर्डिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर किसी के अकाउंट से पैसे चले गए तो अब सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि जिस अकाउंट में पैसे गए उस अकाउंट को ब्लॉक करना ताकि क्रिमिनल उस पैसे को विड्रॉ ना कर पाए। ठीक है। तो बैंकों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और जब कोई भी व्यक्ति जो विक्टिम है वो पुलिस के पास जाता है तो पुलिस उसकी FIR नहीं दर्ज करती जी। अब जब तक वो FIR दर्ज होती है और जब तक पुलिस उस अकाउंट तक पहुंचती है तो पैसे ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। और सबसे बड़ा गैप कहां पर है कि जिन लोगों के अकाउंट में पैसे जाते हैं वो सिंपली कैरियर या म्यूल्स हैं। वो सिंपल एक गरीब लोग होते हैं जिसके अकाउंट को ऑर्गेनाइज गैंग यूज करता है पैसे ट्रांसफर करके विड्रॉ करने के लिए। तो पिछले जितने भी केसेस आप देखेंगे कि पुलिस ने जितने भी लोग अरेस्ट किए दे वर द स्मॉल पीपल, पुअर पीपल, जिनके अकाउंट को मिसलीड करके यूज कर लिया गया। लेकिन यानी जो बड़े एक्चुअल जो कल्प्रिट्स हैं उन तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है साइबर क्राइम में जी। तो अधिकतर केसेस में पुलिस आप देखेंगे किसी भी केस में जहां से डेटा चोरी हुआ बैंक के सर्वर से या जो गैंग है जो पीछे काम कर रहा है जो एक्चुअली अकाउंट को हैक करके पिन और यूजर ID और पासवर्ड को ले रहा है या जो पैसे को ट्रांसफर कर रहा है वो किसी भी केस में अरेस्ट नहीं हुआ। चलिए, क्योंकि अब नोटबंदी का ये समय है और ज़्यादातर कुछ लोग सीख भी रहे हैं कि कैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन कर लें अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। कुछ आप ज़रूर हमें डूज एंड डोंट्स बताएं। कर्णिका, आप भी हमें कुछ पॉइंट्स बताएं और फिर नीरज जी आप भी किन बातों का ख्याल रखना मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपको एक तो SMS अलर्ट है आज की डेट में जो फैसिलिटी बैंक ने दी है कि जैसे ही आपका कोई डेबिट या क्रेडिट होता है तो एक SMS अलर्ट आता है आपके पास। तो एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप अपना हमेशा
हमेशा करेक्ट रखिए और ईमेल अकाउंट जो आपका ईमेल है, एड्रेस है, वो हमेशा अपडेटेड रखिए बैंक्स में। और जो जैसे ही आपको कोई ऐसे सस्पिशियस एसएमएस आए तो आप उसकी जो बैंक की हेल्पलाइन है उसमें एकदम ही रिपोर्टिंग करिए, क्योंकि लायबिलिटी जो है ना कंज्यूमर की एक तरह से वहां तक है जहां तक उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तब तक जो नुकसान हुआ। तो जैसे ही आपने नुकसान होने की आपको ऐसा लग रहा है कि संभावना है, आपने इन्फॉर्म करा तो वो कार्ड को हॉट लिस्ट करा दीजिए, ब्लॉक करवा दीजिए। आप ये देखेंगे कि ऐसे कई बार हो जाता है कि इमीडिएटली कार्ड ब्लॉक होने से फर्दर जो नुकसान आप सोचते हैं, जैसे छोटा अमाउंट कोई निकला है, आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म किया, वो एकदम हॉट लिस्ट हो गया कार्ड, उसके बाद वो लॉस कट जाता है, वो नहीं आएगा। जी नीरज जी, क्या रिफंड भी हो पाता है लोगों का? जो लॉज हैं हमारे पास उसका अगर फायदा उठाएं आम लोग, जागरूकता उनमें आए, तो क्या रिफंड के केसेस भी हैं? देखिए, अब इसमें जो बैंक का स्टैंड रहता है कि नेग्लिजेंस किसकी है। आपके मोबाइल पे जो एप्लीकेशन है जिससे आप बैंक के सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, उसके बीच में जो कनेक्टिविटी है दैट वो कहलाती है SSL कनेक्टिविटी, एनक्रिप्टेड कनेक्टिविटी। इसका मतलब जब भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कोई हैक नहीं कर सकता जी। तो आपकी इंफॉर्मेशन दो ही जगह से चोरी हो सकती है, या तो आपके अपने मोबाइल से या बैंक के सर्वर से। ठीक है। अब अगर एप्लीकेंट या विक्टिम, जो भी विक्टिम बना है, वो इस चीज को कितना एक्सप्लेन कर पाता है कि उसका कोई नेग्लिजेंस नहीं है। जी। अगर वो ये प्रूव कर पाता है कि मेरा कोई नेग्लिजेंस नहीं है तो उसको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि जी मेरे पास किसी का फोन आया और मैंने उसको यूजर आईडी और पासवर्ड बता दिया, कितना आसान या मुश्किल है विक्टिम के लिए अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर पाना, या जब ये मामले जब साइबर लॉज के तहत जब परखे जाते हैं? हमने कई केसेस डील किए हैं जिसमें कि कई बारी बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का भी काफी रोल रहता है, बट हाँ, जहाँ स्मॉल अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं और जल्दी एक रेजोल्यूशन मिलने की उम्मीद हो, वहाँ पर हम बैंकिंग ऑम्बुड्समैन भी हेल्पफुल है। लेकिन मोस्टली केसेस जैसे हम देखते हैं कि कभी हमें लेना पड़ता है, क्रिमिनल एक्शन हुआ है या FIR आपने लिखवाया तो एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलता है, बट उसके अलावा एक और बॉडी है जिसे कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर है। तो अगर हम बैंक की नेग्लिजेंस दिखा पा रहे हैं फ्रॉम द बैंकिंग स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो उससे हम वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन हम बैंक से क्लेम कर सकते हैं। तो कई बार हमने ये स्टेटमेंट से ही काफी एविडेंट हो जाता है, एकदम मतलब जैसे क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, एकदम ही हो रहा है विदाउट योर नॉलेज, और आपने ब्लॉक करा रखा है कार्ड, तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं उसे। तो काफी सिचुएशंस पे डिफरेंट सिचुएशंस पे नीरज जी, ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है? जैसा कि कर्णिका मैम बता रही हैं कि कई बार ये अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आपकी तरफ से नेग्लिजेंस कम हुआ है तो चांसेस होते हैं कॉम्पनसेशन के भी। जी देखिए, अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं कि आपका कोई नेग्लिजेंस नहीं और नेग्लिजेंस बैंक का है तो सर्टेनली आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन फिर भी ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जो भी ऑफेंस हैं उनमें अमाउंट छोटा छोटा इन्वॉल्व होता है। होता क्या है कि विक्टिम जो है ज्यादा उसको फॉलो अप नहीं कर पाता क्योंकि अमाउंट छोटा है, और जो क्रिमिनल है वो बैठा हुआ है दूसरी स्टेट में या अक्रॉस द बॉर्डर, तो रेमेडी को लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और विक्टिम खुद भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो इतना अपने केस को रिफ्लेक्ट कर पाए कि उसकी कोई नेग्लिजेंस नहीं है। जी, अभी इस वक्त क्या कुछ करना चाहिए जो बिल्कुल हम प्रैक्टिस में ले आए? जैसे मोबाइल रिफॉर्मेटिंग की बात आपने कही थी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हमें ये समझना चाहिए सबसे ज्यादा डेबिट क्रेडिट क्राइम कहाँ हो रहे हैं। सबसे ज्यादा डेबिट क्रेडिट क्राइम हो रहे हैं यूएस और यूरोप में, जहां लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं, बैंकिंग ज्यादा मैच्योर हो चुकी है और पुलिस के पास ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव स्किल है उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने की। जबकि हमारे देश में पोजीशन रिवर्स है, लोगों को नॉलेज ही नहीं है, बैंकिंग मैच्योर हुई नहीं है और पुलिस के पास इन्वेस्टिगेटिव स्किल नहीं है। अब तक जितने भी इंटरनेशनल क्राइम हुए हैं और जो भी पैटर्न है उसके अंदर सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ पॉइंट माना गया है कि कैसे इसको रोका जा सकता है, वो है सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। लोगों को ट्रेनिंग देना कि वो इसको कैसे हैंडल करें, प्लस लोगों को ये बताना कि किस किस टाइप के क्राइम हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और पर्टिकुलर क्राइम के केस में उन्हें उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना। और बेहद अहम जानकारी आप दोनों ने हमें दी है, और जो डूज एंड डोंट्स बताएं। कर्णिका, आप कुछ और जोड़ना चाह रही हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो यूजर है वो सतर्क हो जाए, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का हो। अगर वो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह ये फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं तो अपने से सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो एडल्ट्स हों, आई थिंक सबको ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जैसे इस प्रोग्राम के जरिए उनको ये
पहुंच रहा है। जी। आई थिंक ये चीज पे हमें बहुत एम्फेसिस देना होगा। जी बिल्कुल, और जितने भी डूज एंड डोंट्स आपको हमारे साइबर एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, जो लॉज हैं हमारे, उसके जरिए आपको कुछ राहत भी मिल सकती है। कानून हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप सतर्क रहें और इस्तेमाल करते हैं। सहूलियत होती है काफ़ी ट्रांजैक्शन में, लेकिन उसके साथ ही आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो कैसे आप छुपा के रखें, अपने पिन कोड्स हमेशा बदलते रहें, मोबाइल फ़ोन है तो उसे रिफॉर्मेट करते रहें, इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। और एटीएम का जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी अलर्ट रहें कि कहीं हिडन कैमराज ना हो। बेहद अहम जानकारी आप दोनों ने हमें दी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए, खबरें लगातार जारी है एपीएन न्यूज़ पे। नमस्कार।